नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आपकी थर्ड यूनिट चल रही है, ठीक है जी। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो आप हेडिंग लिखें, ठीक है जी। तो हेडिंग लिखें मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसे हिंदी में कहते हैं चल कुंडली, ठीक है। और इसे बैलिस्टिक को कहते हैं रुद्ध शायद, ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर को कहते हैं धारामापी। क्लियर है? चलो, तो मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ, द डिवाइस ऐसी डिवाइस है विच मेजर्स, जो मेजर करती है, क्या मेजर करती है? स्मॉल करंट्स, ठीक है जी। तो द डिवाइस विच मेजर्स द स्मॉल करंट्स को मतलब लिख देना इज नोन एज ये गैल्वेनोमीटर। उसे आप क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। और एक ऐसी डिवाइस जो क्या मेजर करती है? विच मेजर्स, ठीक है जी, द चार्ज, ठीक है जी। जो चार्ज को मेजर करती है, आवेश को मापती है, वो कहलाती है मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक वर्ड आता है तो मतलब चार्ज को मेजर करने वाली डिवाइस है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या है? स्मॉल करंट्स को मेजर करने वाली डिवाइस है, ठीक है जी। कर लोगे? द डिवाइस विच मेजर्स द चार्ज इज नोन एज मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसके बाद हेडिंग डालो कंडीशंस। देखो, किसी ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की बैलिस्टिक होने की कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है कंडीशंस। तो किस चीज़ की कंडीशंस है? ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। और क्या होने की? तो टू बी बैलिस्टिक। बैलिस्टिक की हिंदी एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, किसी गैल्वेनोमीटर की धारामापी की बैलिस्टिक होने की कंडीशन क्या क्या है, ठीक है जी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आई है वो लार्ज होना चाहिए। तो इसकी लैंग्वेज में लिख लेना आप, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ऑफ द मूविंग सिस्टम। जो कोयल वगैरह है, जो भी गैल्वेनोमीटर में घूमने वाला सिस्टम है, कुंडली वगैरह, कोयल वगैरह, जो मूविंग सिस्टम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम मस्ट बी लार्ज, ठीक है। कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, जो सस्पेंशन वायर है जिससे कोयल लटकी है ना, ये मूविंग सिस्टम जो है वो लटका है। सस्पेंशन यानी लटकना। तो सस्पेंशन जो वायर है जिससे ये सब चीज़ें लटकी हुई हैं, कोयल वगैरह, वो वायर की लेंथ अधिक होनी चाहिए, है ना, इज लॉन्ग। या सस्पेंशन वायर शुड बी लॉन्ग या इज लॉन्ग। सस्पेंशन वायर जो है वो कैसा होना चाहिए? उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ठीक है जी। और देखो, इसमें
जो एंगुलर ट्विस्ट है यानी कपल कहते हैं टॉर्क को, बल आघूर्ण, और ये किसके लिए, पर एंगुलर ट्विस्ट। ये आपका होना चाहिए इज स्मॉल। कपल मैंने बताया क्या होता है, टॉर्क, बल आघूर्ण, टो, ठीक है जी। किसके लिए, पर एंगुलर ट्विस्ट। ट्विस्ट कहते हैं ऐंठन को, है ना, कोणीय ऐंठन। जब कुंडली घूमेगी तो उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी ना, तो एकांक कोणीय ऐंठन के लिए, है ना, एंगुलर ट्विस्ट के लिए पर यूनिट यानी एकांक, ठीक है। जो कपल प्रोड्यूस होता है कोयल में, कुंडली में, है ना, वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये एंगुलर ट्विस्ट के कारण जो कपल है वो कैसे प्रोड्यूस होगा अभी आप पढ़ेंगे इस, है ना, गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन में ही। और एक है जो कोयल है वो लिपटी होनी चाहिए नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर। किस पर, नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर, यानी अचालक, नॉन कंडक्टिंग अचालक फ्रेम पर लिपटी होनी चाहिए कोयल, ठीक है जी। कोयल यानी कुंडली। तो कोयल इज सस्पेंडेड या शुड बी या मस्ट बी सस्पेंडेड, बल्कि वाउंड आएगा, सस्पेंड तो लटकना होता है, लिपटा होना, वाउंड। तो द कोयल मस्ट बी या शुड बी वाउंडेड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग फ्रेम, ठीक है। एक अचालक फ्रेम पर कुंडली लिपटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस पूछ लेता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जैसे आपके सिलेबस में है। तो बैलिस्टिक करने के लिए, है ना, गैल्वेनोमीटर को क्या कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, ये 3-4 कंडीशंस मैंने आपको बताई। तो इन्हें आप जिस तरीके से मैंने लैंग्वेज बोली है उस तरीके से इन्हें आप नोट कर लेंगे, ठीक है जी। आइए इसके बाद चलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो हेडिंग डालो थ्योरी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। थ्योरी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। थ्योरी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो देखो इसकी थ्योरी में क्या है, पहले तो इसका डायग्राम देखो। देखो इसमें क्या रहता है, एक रेक्टेंगुलर कोयल होती है, ठीक है जी, इस तरीके से, और इस तरफ और इस तरफ मैग्नेट्स के पोल रहते हैं, ठीक है जी। मान लो इधर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल है, साउथ पोल, ठीक है जी। और ये अटैच रहती है, यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है, एम कह दो, और इस तरीके से यह है सस्पेंशन वायर जिससे लटकती है कौन, कोयल। ये कोयल जो है, कोयल की जो लेंथ है मान लो कितनी है, एल, और कोयल की जो है ना ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो बी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ रहता है, आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। और ये है इसकी रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट यानी दृढ़ आधार, रिजिड सपोर्ट, दृढ़ आधार, ठीक है जी। तो डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसकी लैंग्वेज लिख लो, लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर कोयल, ठीक है जी, ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी, इज सस्पेंडेड, लटकी है ना, बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, ठीक है जी, एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है जी। और फिर क्या कहेंगे कि लेट स्मॉल आई बी द करंट फ्लोइंग इन द कोयल, इस कोयल में कितना करंट फ्लो रहा है, स्मॉल आई, ठीक है जी। चलो तो देखो कोई कुंडली है ना, जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और वो चुंबकीय क्षेत्र में निम्न प्रकार चित्र के अनुसार लटकी है। कुंडली में धारा कितनी है, स्मॉल आई, है ना। देन जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे ना,
तो एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो टॉर्क कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो लिखो देन टॉर्क, देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। कौन सा टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, इन द कॉइल। आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है भाई, फोर्स कितना होगा, F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल बी साइन 90 आ जाएगा। L और B के बीच का एंगल लेते हैं, देखो L ऐसे है और B ऐसे है, तो L के और B के बीच 90 है या नहीं एंगल, तो साइन 90 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये ठीक है जी, B। क्लियर है। तो टो बराबर क्या है, आई एल और बी को साथ लिख लो, कैपिटल बी साइन 91 होता है, ठीक है जी। आई एल बी और इंटू कैपिटल बी, तो टो बराबर क्या है, आई ए बी। क्लियर है। तो देन देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इम्पल्स बराबर होता है ये, ठीक है जी। इम्पल्स आवेग कहते हैं, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, और ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो एफ इंटू डी टी, ठीक है जी। तो जब फोर्स की बात आती है तो इम्पल्स आता है, और जब टॉर्क की बात आती है तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स आता है। यानी जब बल की बात है तो आवेग, और जब बल आघूर्ण की बात है तो ये क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इम्पल्स, यानी आवेग का आघूर्ण, ठीक है, हिंदी में कहेंगे। तो देन, और यहाँ टॉर्क है तो क्या कहेंगे, देन मोमेंट ऑफ इम्पल्स, देन मोमेंट ऑफ इम्पल्स, ठीक है जी। तो ये कैसे निकलेगा, इम्पल्स का फॉर्मूला ये है, तो मैंने बताया। अब F की जगह पर क्या आ जाएगा, टो और इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा टो इंटू डी टी। मोमेंट ऑफ इम्पल्स को डिनोट नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले जब फोर्स था तो इम्पल्स था, अब टॉर्क है तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स है, और डी टी आ रहा है, यानी टाइम की लिमिट लेनी पड़ेगी। टाइम मान लो पहले 0 था और अब कितना हुआ, कैपिटल टी। टो की वैल्यू रख दो आई ए बी और इंटू में डी टी, ठीक है जी। आई की वैल्यू आप जानते हैं, आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो 0 टू टी डी क्यू अपॉन डी टी ए बी इंटू डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 टू टी, ठीक है जी। क्या आएगा, ए बी और इंटू में क्या बचा, डी क्यू। क्लियर है। तो इस तरीके से ए बी बाहर निकाल लो, और मुझे खुद बताओ 0 से टी टाइम तक जब चार्ज फ्लो होगा तो टोटल चार्ज हो जाएगा वो, तो यानी क्या हो जाएगा ये टोटल चार्ज, ठीक है, कितना, ए बी क्यू। तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स आपका कितना आया, ए बी क्यू। क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप एक, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। ये डी क्यू स्मॉल चार्ज था, इंटीग्रल हो रहा है ना, 0 टू टी टाइम तक, तो टोटल चार्ज टी टाइम तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज है ना, तो मान लो कितना है क्यू। कर लेंगे आप इसे, चलो। देखो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको। एक फॉर्मूला है डेल्टा पी बराबर आई, या आई बराबर डेल्टा पी, ये 12th में पढ़ा होगा आपने, बल्कि 11th में। इम्पल्स जो है
वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि आवेग जो है रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मोमेंट ऑफ इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स किसके बराबर आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा जे, या एंगुलर मोमेंटम में चेंज यदि जे हो तो जे आ जाएगा। तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इम्पल्स, तो देन जो मोमेंट ऑफ इम्पल्स है वो किसके बराबर आएगा? चेंज इन, ठीक है जी। भाई जब लीनियर मोमेंटम था अब एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि पहले फोर्स था अब टॉर्क है, क्योंकि पहले इम्पल्स था अब मोमेंट ऑफ इम्पल्स है। सारे रोटेशनल मोशन वाले हैं सारी चीज़ें, है ना, घूर्णन गति वाले कंपोनेंट्स हैं सारे, घूर्णन गति वाले रोटेशनल मोशन वाले। तो चेंज इन एंगुलर मोशन वो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स तो ये रहा ए बी क्यू, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मान लो कैपिटल जे है, और कैपिटल जे क्या होता है? एक फॉर्मूला है 11th में ही, जे बराबर आई इंटू ओमेगा, 7th चैप्टर में। ठीक है। जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जड़त्वाघूर्ण, और ये है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। इनमें रिलेशन का फॉर्मूला है ये। तो ये आया आपका ए बी क्यू बराबर किसके आया? आई ओमेगा के। क्लियर है? चलो देखो, मान लो सी जो है वो कपल है, जैसे मैंने कहा टॉर्क भी कह सकते हो। ठीक है। बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है जी। क्योंकि दो फोर्स हैं वो मिलके कपल बना लेते हैं और घुमा देते हैं कोयल को। जैसे एक कोयल है तो एक फोर्स इधर को लगेगा, एक फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, एक फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगेगा, और ये कोयल क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। ठीक है। तो दो कपल हैं, मतलब दो फोर्स हैं, तो इसे आप कपल ऑफ फोर्स कह सकते हो। कपल यानी युग्म, जोड़ा। तो सी क्या है? कपल है, टॉर्क है। ठीक है जी। और मान लो सी जो टॉर्क है वो यूनिट ट्विस्ट के लिए है ना, एकांक ऐंठन के लिए है। कुंडली में ऐंठन उत्पन्न होगी ना, क्योंकि कुंडली जो है ना नीचे की तरफ एक स्प्रिंग से जुड़ी रहती है। तो जैसे जैसे कोयल घूमती है ना तो नीचे से ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। ठीक है भाई। जैसे करंट फ्लो होगा कोयल में, तो कोयल में कुंडली को घुमाने वाला एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, कोयल को घुमाने वाला, जो इसे घुमाता है। और जब ये घूमेगी तो नीचे स्प्रिंग लगी है, तो स्प्रिंग घूमने का अपोज करेगी, तो ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी स्प्रिंग में। ठीक है। ट्विस्ट उत्पन्न हो जाएगा, ट्विस्ट यानी ऐंठन। ठीक है जी। तो मैं मान रहा हूँ यूनिट ट्विस्ट के लिए, एकांक ऐंठन के लिए जो कपल है कितना है? सी है। तो सी बी द कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है जी। फॉर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। ट्विस्ट भी कैसा है? एंगुलर, क्योंकि कोयल रोटेशनल मोशन कर रही है ना। तो फॉर एंगुलर ट्विस्ट, फॉर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, एकांक ऐंठन के लिए। ठीक है जी। बल आघूर्ण, ये कितना मान लिया? सी। तो देन, और मान लो देखो एकांक एंगुलर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए मान लो कितना है? कपल सी। और मान लो ट्विस्ट टोटल कितना आ जाता है? कितना ट्विस्ट है? 5। एंगल बनाते हुए ट्विस्ट कितना है? एंगुलर ट्विस्ट 5। तो कपल कितना होगा? टोटल C5। तो देन टोटल कपल या टोटल टॉर्क फॉर 5 एंगुलर ट्विस्ट। कितने ट्विस्ट के लिए? एंगुलर ट्विस्ट 5 के लिए टोटल कपल कितना होगा? इज C5। ठीक है जी। कितना होगा? C5। क्लियर है? चलो तो देखो, आपको कोयल में 5 ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो वर्क निकाल लो। तो देन वर्क डन
है ना, 4 5 एंगुलर ट्विस्ट। तो W बराबर, देखो ये भी बात मैं साइड में को बता दूं भाई, W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे नहीं, लेकिन अब मैंने बताया ये तो लीनियर मोशन के लिए है वर्क का फॉर्मूला। जब रोटेशनल मोशन हो, जब घूर्णन गति हो, तो मैंने बताया फोर्स की जगह तो टॉर्क आ जाता है, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसे आप कोणीय विस्थापन कहते हैं, डी थीटा या डेल्टा थीटा जो भी। तो ये फॉर्मूला तो है लीनियर मोशन के लिए, रेखीय गति के लिए वर्क का, और ये है वर्क का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है जी। तो फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा टो इंटू डी थीटा, लेकिन टॉर्क कपल है कितना टोटल C5, तो टो की जगह क्या आएगा C5, ठीक है जी। और इंटू में डी थीटा की जगह यहाँ डी फाई आएगा, क्योंकि आप एंगल को फाई मान रहे हैं ना कि थीटा, समझ गए। ये चीज़ मैंने समझाने को आपको बताई, ये आपको याद रखने के लिए अपनी साइड में अपने तरीके से नोट कर सकते हो। और देखियो डी फाई, तो लिमिट फाई की आएगी, पहले मान लो ट्विस्ट कितना था 0, और अब मान लो कितना है फाई, तो लिमिट आएगी 0 to फाई। C बाहर निकाल लो, और फाई की पावर 1, तो फाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, इंटीग्रल करोगे तो W बराबर क्या आएगा 1/2 C फाई स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, जब लिमिट पुट करोगे तो W कितना आ गया 1/2 C फाई स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो ये वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाला, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वैसे डायग्राम की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये चलो इधर ही कर लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ को कर लेता हूँ मैं, है ना। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, चलो डायग्राम तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, बाकी सारी चीज़ें हो तो गई। देखो वर्क डन निकाला, और आप जानते हो वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कुंडली कोयल घूम रही है ना, और घूमने वाली में काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन करने वाली बॉडी में, और मोशन भी एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में जो एनर्जी होती है, रोटेशनल मोशन करते हुए बॉडी में जो एनर्जी है, घूर्णन गति करते हुए वस्तु में जो ऊर्जा है, वो उसे कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन है हमारा हाफ C फाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी 11th क्लास में ही है, 7th चैप्टर में, ठीक है जी। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कोणीय वेग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। ये कट गया, तो 1/2 से 1/2 कटा, क्या बचा C फाई स्क्वायर बराबर I ओमेगा स्क्वायर। एक काम करते हैं, थर्ड से ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, इसी कारण थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी। ओमेगा कितना आएगा यहाँ से, AB/Q अपॉन I, इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो बचेगा C फाई स्क्वायर बराबर I A स्क्वायर B स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर कितना आएगा, अपॉन में I बचेगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, C इंटू I, और इंटू में फाई स्क्वायर है, अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है जी। I बटे में था, वो गुना में चला गया, एक कट गया था, A स्क्वायर B स्क्वायर, तो बराबर में क्या बचेगा Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बचा आपका C अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू I, और इंटू में फाई स्क्वायर। I की वैल्यू रखेंगे तो लिख देते हैं, बट एक फॉर्मूला है 2 पाई √I अपॉन C। ये BSc फर्स्ट सेम में था फॉर्मूला, जब टॉर्सनल पेंडुलम मैंने पढ़ाया था, टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है, वेव मोशन, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, है ना।
तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये टाइम पीरियड है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये आपका वही है ना, कपल फॉर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, जिसे आप टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ का स्क्वायर करो, टी स्क्वायर बराबर आएगा 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन सी। तो यहाँ से आई कितना आएगा, आई आएगा आपका टी स्क्वायर सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। देख लो आई की वैल्यू यहाँ रख दो 100, क्यू स्क्वायर कितना आएगा सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आई की वैल्यू रखो टी स्क्वायर सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर। इसके बाद देखो इधर क्यू स्क्वायर बराबर आएगा, थोड़ा सही से लिख लो इसे, टी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू में क्या है 5 स्क्वायर। तो क्यू कितना आएगा टी सी अपॉन 4 पाई, बल्कि 4 पाई का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है जी, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो टी सी अपॉन 2 पाई ए बी और इंटू में 5। तो देखो इसके द्वारा चार्ज नापते हैं ना, मैंने बताया चार्ज का मेजरमेंट करते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो देखो इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ इस फॉर्मूले की हेल्प से आप चार्ज को मेजर कर सकते हैं। देखो भाई टी क्या है, टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड तक घूमेगी कोयल वो टाइम पीरियड। सी क्या है, लिखा है सी कपल है यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए, और ए और बी, ए आपको पता है एरिया है किसका, कोयल का, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें रख के वैल्यू, और फाई क्या है, फाई एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जितना घूमेगी कोयल है ना, और कोयल के घूमने से जितना एंगल बनेगा वो एंगल है यहाँ पर, यानी फाई क्या है डिफ्लेक्शन है, विचलन है, विचलन, ठीक है, कुंडली का विचलन या विक्षेपण किस, और ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में डिफ्लेक्शन ऑफ द कोयल। तो इसके नीचे आप लिख देना ऑन मेजरिंग, ये तो सब पता ही होंगे, मेन चीज़ क्या है डिफ्लेक्शन नाप लो बस। तो कोयल का डिफ्लेक्शन नाप कर आप चार्ज की गणना है ना कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑन मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोयल वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से चार्ज निकल सकता है। और करंट देखो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, लेकिन है तो गैल्वेनोमीटर ही, और गैल्वेनोमीटर मैंने बताया करंट को, स्मॉल करंट्स को मेजर करता है। तो देन करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो एक बात सुनो, जब मैंने बताया करंट फ्लो होता है कोयल में, तो कोयल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, 2 फोर्स वर्क करने लगते हैं जिसे कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो कोयल क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो वो कपल जो है, वो टॉर्क जो है, वो कोयल को घुमा रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी कारण आप उसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, विक्षेपक बल युग्म या विक्षेपक बल आघूर्ण। ठीक है जी, उस कोयल उसे क्या कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह दो, डिफ्लेक्टिंग कपल कह दो, ठीक है, विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं हिंदी में। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो किसके, आप खुद एक बात देख के बताओ। मैंने बताया ऊपर से घूमेगा, करंट फ्लो होते ही कोयल, नीचे स्प्रिंग लगी है, तो स्प्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, और जब स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगी तो स्प्रिंग में एक ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा जो घूमने का अपोज, जो कोयल के घूमने का क्या करेगा, अपोज, विरोध करेगा। कोयल जैसे ऐसे घूम रही है तो स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगी, तो वो घूमने का क्या कर रही है, अपोज, तो वो वापस घुमाएगी। तो नीचे से जो, नीचे भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, तो नीचे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो तो घूमने का अपोज कर रहा है कोयल के, ऊपर जो टॉर्क है वो घूमने का फेवर कर रहा है, घुमा रहा है। तो जो घुमा रहा है वो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, और जो घूमने का अपोज कर रहा है उसे कहते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, है ना। रेस्टोरिंग बल तो पढ़ा होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, ऐसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण है वो जो घूमने का अपोज करता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
एक स्थिति ऐसी ना आएगी वो कोयल घूम रही है और स्प्रिंग में ऐठन ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है, तो ट्विस्ट बढ़ते बढ़ते ट्विस्टिंग टॉर्क जो है, जिसे आप रेस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं, वो बराबर हो जाएगा उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। ठीक है, यानी घुमाने वाला और घुमाने के विरोध करने वाला दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, और कोयल रुक जाएगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क को आप ट्विस्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग ऐठनकारी बल युग्म या ऐठनकारी बल आघूर्ण। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था आपको याद है, IAB, वो जो शुरुआत में निकाला था टो बराबर, वो वाला है ना। रेस्टोरिंग कितना है, रेस्टोरिंग तो ये रहा, यही तो है ट्विस्ट के लिए, ट्विस्ट के लिए टॉर्क कितना ही तो है, ट्विस्ट यानी ट्विस्ट वाला जो अपोज कर रहा है C5, तो यहाँ से I बराबर क्या आएगा, C/AB और इंटू 5। ठीक है जी, C क्या है, A क्या है, B क्या है बता चुका हूँ, तो 5 को नापकर यहाँ से करंट की वैल्यू भी मेजर की जा सकती है ना। तो आप लिख देना, ऑन मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोयल वी कैन कैलकुलेट या वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। करंट की वैल्यू आप इसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, चलो बाकी कई बार इसे C/AB को एक नया कांस्टेंट भी मान लेता है, तो उसे भी आप एक नया कांस्टेंट मान सकते हो, जैसे K वगैरह मान लेता है, तो फिर I बराबर K/5 हो जाता है ना। चलो मैं यहाँ कोई करके दिखा दूँ। तो मान लो आपने C/AB को मान लिया एक नया कांस्टेंट K, जिसे आप कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, तो I बराबर क्या आएगा, K/5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और कई बार आप ऐसे भी कह सकते हो I जो है प्रोपोर्शनल है 5 के। कई बार तो यही प्रूफ करा लेता है कि प्रूव दैट करंट इन द गैल्वेनोमीटर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन इन द कोयल, या डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कोयल। ठीक है जी, यानी जो धारा है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, धारामापी के द्वारा नापी जाने वाली या धारा, है ना, वो कैसी है, धारामापी की कुंडली के विक्षेपण के समानुपाती होती है। ठीक है जी, चलो तो कितना है वो करंट, C/AB और इनटू में 5। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगली हेडिंग डालो। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन अलग है। ये पूरा हुआ थ्योरी जो थी गैल्वेनोमीटर की। अब हम पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी। ठीक है जी, करंट सेंसिटिविटी, इसे SI से डिनोट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी हिंदी में कहते हैं धारा सुग्राहिता। ठीक है जी, धारा सुग्राहिता है ये। ठीक है जी, 12th में भी थी ये, तो कोई नया टॉपिक नहीं है। तो इसे SI से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है phi/I। ठीक है जी, क्या होता है, phi/I। रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा आप पे, मतलब इधर साइड में होगा शायद, चलो इधर लिख लेते हैं। SI बराबर होता है phi/I। तो इसमें आप क्या कह देंगे, भाई आपको पता है डेफिनेशन बनानी हो तो नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं, तो SI बराबर क्या आएगा, phi। इसका मतलब है करंट सेंसिटिविटी कुछ अलग नहीं है, वो क्या है बेसिकली, वो phi ही है। और phi क्या है, गैल्वेनोमीटर कोयल का डिफ्लेक्शन। तो इसमें लिख लो आप, है ना, क्या लिखोगे, द डिफ्लेक्शन, phi है ना, डिफ्लेक्शन को ही कहते हैं, है ना, करंट सेंसिटिविटी। तो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कोयल, लेकिन किसके लिए, फॉर या पर यूनिट करंट। ठीक है जी, फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर कोयल, यानी धारामापी की कुंडली में बहने वाली एकांक धारा के लिए कुंडली के विक्षेपण को ही धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, तो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कोयल पर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर कोयल।
ठीक है जी, इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। इट इज डिनोटेड बाई SI। फिर आप कहेंगे इफ फाई बी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कोयल, ठीक है जी, फॉर स्मॉल आई करंट फ्लोइंग इन द कोयल, तो देन करंट सेंसिटिविटी, और आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ तो मैंने समझाने के लिए लिखी। और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आप खुद बताएं। यूनिट आ जाएगी फाई की होती है रेडियन और इसकी होती है एम्पियर करंट की, तो यूनिट आ जाएगी रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, रेडियन पर एम्पियर शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और हाँ, ये फॉर्मूला आप जानते हो, चूँकि I बराबर होता है C/AB इंटू फाई, तो यहाँ से फाई/I कितना आएगा, क्या आएगा, I इधर AB/C आ जाएगा, यहाँ रख दो। फाई/I क्या होता है, SI, तो SI का एक फॉर्मूला और आ गया AB/C। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला है दूसरे वाला करंट सेंसिटिविटी का। तो यदि आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है गैल्वेनोमीटर की, तो A को बढ़ाना पड़ेगा, B को बढ़ाना पड़ेगा और C को घटाना पड़ेगा। A क्या है मैं बता चुका हूँ, B क्या है और C क्या है। ठीक है जी, तो इसका मतलब टू इंक्रीज द, एक लाइन और लिख देना, कई बार पूछ लेता है कैसे बढ़ाएं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, तो कैसे बढ़ाएं, टू इंक्रीज द गैल्वेनोमीटर, वो टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज कैपिटल A एंड कैपिटल B एंड टू डिक्रीज स्मॉल वो C, कैपिटल C है ना, कैपिटल C को घटाना पड़ेगा और कैपिटल A और कैपिटल B को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामने है, डायरेक्ट इक्वेशन है, ये बढ़ाओगे दोनों तो ये बढ़ेगा और ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है जी, कर लेंगे। ये करंट सेंसिटिविटी था। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखें वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस करंट की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज। इसे SV से डिनोट करते हैं, यहाँ SV आ जाएगा बस, और I की जगह क्या आ जाएगा, V। ठीक है जी, V की जगह क्या आएगा, 1, तो SV किसके बराबर हो जाएगा, फाई। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन भी ऐसी हो जाएगी, क्या लिखेंगे, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कोयल फॉर यूनिट, है ना, वोल्ट, फॉर यूनिट, है ना, यूनिट वोल्ट कह दो, क्लियर है, या यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। ठीक है जी, यूनिट वोल्टेज कह सकते हो। ठीक है जी, तो इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी आप कर लेंगे। इसे आप किससे डिनोट करते हैं, SV से डिनोट करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाई SV। ठीक है जी, और इसी प्रकार लिख देना जैसे इसका लिखा कि इफ़ V बी द, क्या है, बल्कि इफ फाई बी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कोयल फॉर कैपिटल V वोल्टेज, है ना, तो देन वोल्टेज सेंसिटिविटी SV बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। यूनिट रेडियन पर एम्पियर की जगह क्या आ जाएगा, रेडियन पर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, रेडियन पर वोल्ट। देखो, और SV को आप ऐसे देख सकते हो, V बराबर IR होता है। ठीक है जी, और I बराबर आपके पास है ना, तो फाई/I यहाँ से रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, SV बराबर क्या आएगा, फाई/I की वैल्यू रख दो, AB/C, और R हो रहा है अपॉन में, तो ये आ जाएगा, है ना। ये लिखना है, दोनों ये लाइन लिखनी है। ठीक है, और फिर ये नीचे का नोट कर दो। यूनिट मैंने बताई, वोल्ट आ जाएगा बस एम्पियर के स्थान पर। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसे भी आप कर लेंगे। फिर इसमें भी यही लिख देना, टू इंक्रीज, इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा इसे बढ़ाने के लिए, और C को घटाना पड़ेगा, है ना। ठीक है जी, R को भी घटाना पड़ेगा। इसके बाद आप कर लेना चार्ज सेंसिटिविटी। ठीक है जी, चार्ज सेंसिटिविटी आप खुद करेंगे, SQ हो जाएगा, और SQ बराबर हो जाएगा फाई/Q। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, खुद लिख लेंगे डेफिनेशन सारी इसी तरह, यूनिट चार्ज आ जाएगा बस, है ना। और फिर चार्ज का फॉर्मूला आपको याद है, CT/2πAB, और इंटू में फाई था, तो यहाँ से आपको फाई/Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाई/Q क्या आएगा, 2πAB/CT, तो फिर आपका SQ क्या आ जाएगा,
यही आ जाएगा। इस तरीके से एस क्यू भी आपका निकल गया। इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर चार्ज की होती है कूलाम, रेडियन पर कूलाम आ जाएगी, ठीक है। एस क्यू आ जाएगा। एस क्यू को बढ़ाना है तो ए बी को बढ़ाना पड़ेगा और सी टी को घटाना पड़ेगा, कर लेंगे। चलो, तो फिर ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। यूनिट में बस न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल का एक लेक्चर हो रहेगा और यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।